हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की क्वेश्चन सीरीज नंबर 8 आपके लिए लेकर आए हैं, जो प्लेटो के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम आज इस सीरीज के माध्यम से ये देखेंगे कि प्लेटो पर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो आपके यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन है कि प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था। आपके सामने ऑप्शन रखती हूँ। नंबर 1 एरिस्टोक्लीज, नंबर 2 कुंफुत्से, नंबर 3 हेरोक्लेटिस, नंबर 4 पैरामिंडीज। तो इसका राइट आंसर दीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है एरिस्टोक्लीज। एरिस्टोक्लीज प्लेटो का वास्तविक नाम, रियल नेम था। प्लेटो जो उनको नाम दिया वे उनके गुरु सुकरात ने उनके चौड़े कंधों के कारण दिया था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्लेटो जो था उनका एक निक नेम था जो उनके गुरु ने उनको दिया था, लेकिन जो वो प्रसिद्ध हुए, वो फेमस हुए, वो प्लेटो के नाम से ही ज़्यादा फेमस हुए। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात की जाए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति कौन सी थी। तो यहाँ पर आपसे प्लेटो की अध्ययन पद्धति का सवाल पूछा गया कि वो यूज करते थे। नंबर 1 निगमनात्मक, नंबर 2 आगमनात्मक, नंबर 3 व्याख्यात्मक और नंबर 4 दर्शनात्मक। तो इसका राइट आंसर दीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है नंबर 1 निगमनात्मक। प्लेटो की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक थी, जबकि यदि बात की जाए उनके शिष्य अरस्तु की, तो उनकी अध्ययन पद्धति आगमनात्मक थी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये क्वेश्चन करता है कि प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता किसे कहा जाता है। प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता किसे कहा जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देती हूँ। नंबर 1 प्लेटो, नंबर 2 अरस्तु, नंबर 3 सुकरात और नंबर 4 सिकंदर। तो राइट आंसर दीजिए स्टूडेंट इसका। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है प्लेटो। प्लेटो को प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्वेश्चन करता है कि प्लेटो के ग्रंथ किस शैली में लिखे गए थे। नंबर 1 नाट्य शैली, नंबर 2 संवाद शैली, नंबर 3 गद्य शैली और नंबर 4 पद शैली। तो इसका राइट आंसर दीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है नंबर 2 संवाद शैली, क्योंकि प्लेटो के ज़्यादातर ग्रंथ डायलॉग फॉर्म में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे स्टूडेंट क्वेश्चन करता है कि प्लेटो ने अपनी शैक्षणिक संस्था की स्थापना वर्ष 386 ईसा पूर्व में की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ। उनकी शैक्षणिक संस्था का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है। नंबर 1 स्पोर्ट्स क्रिएशन, नंबर 2 अकेडमी, नंबर 3 संस्थान, नंबर 4 एजुकेशनल हॉल। तो इसका राइट आंसर दीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है नंबर 2 अकेडमी। अकेडमी उनकी संस्था का, या उनकी जो वो यूनिवर्सिटी थी उसका नाम था, और ये 386 ईसा पूर्व में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर केवल वही छात्र प्रवेश पा सकता था जिसे गणित का पूर्ण ज्ञान हो। जिसको गणित का ज्ञान नहीं था वह यहाँ प्रवेश नहीं पा सकता था। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 पे आए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्वेश्चन करता है कि प्लेटो ने अपनी किस रचना में आदर्श राज्य की व्याख्या की। नंबर 1 द रिपब्लिक, नंबर 2 द लॉस, नंबर 3 अपॉलजी, नंबर 4 मेडो। तो इसका राइट आंसर दीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में उन्होंने एक आदर्श राज्य की, वास्तविक राज्य की नहीं, एक आदर्श राज्य की, एक आइडियल स्टेट की उन्होंने व्याख्या की। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप याद रखिएगा, उन्होंने एक रियल स्टेट की बात नहीं की, एक आइडियल स्टेट की बात कही। ठीक है स्टूडेंट, बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 में प्लेटो के कुछ फेमस स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा कई बार पूछे जाते हैं, और कुछ कुछ ईयर्स से स्टेटमेंट्स हैं, मिलान हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पर बात करें उनके फेमस स्टेटमेंट की, तो पहला स्टेटमेंट है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, राज्य व्यक्ति का बाहरी रूप है। दूसरा स्टेटमेंट है कि कोई धोबी मोची या नाई राजा नहीं हो सकता, कोई धोबी मोची या नाई राजा नहीं हो सकता। तीसरा जो उनका कथन है वह है कि विचार ही समूचे संसार का मूल तत्व है एवं भौतिक दुनिया की छाया मात्र है, इसलिए यह यथार्थ विश्व विचारों की परिछाई है। ठीक है स्टूडेंट। चौथा उनका प्रसिद्ध कथन है कि राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। तो जैसा चरित्र होगा व्यक्तियों का वैसा ही राज्य का निर्माण होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये उनके कुछ फेमस स्टेटमेंट हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये क्वेश्चन करता है कि किसने कहा शिक्षा एवं साम्यवाद द्वारा स्थापित राज्य न्यायपूर्ण होगा। नंबर 1 प्लेटो, नंबर 2 अरस्तु, नंबर 3 सुकरात और नंबर 4 जॉन लॉक। तो इसका राइट आंसर दीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट इसका राइट आंसर है नंबर 1 प्लेटो। प्लेटो ने कहा कि शिक्षा एवं साम्यवाद द्वारा स्थापित राज्य ही न्यायपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्वेश्चन किया गया है स्टूडेंट कि किसने शासन को एक कला माना, मतलब शासन को एक आर्ट माना, कि शासन को वही चला सकता है जिसको ये कला आती हो। नंबर 1 प्लेटो, नंबर 2 सुकरात, नंबर 3 अरस्तु और नंबर 4 जे रूसो। तो इसका राइट आंसर दीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट इसका राइट आंसर है प्लेटो। प्लेटो ने शासन को एक कला माना और कहा कि शासन को केवल वही व्यक्ति चला सकता है जिसको ये कला आती हो। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात की जाए स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्वेश्चन करता है कि गुफा का सिद्धांत एवं सेव का सिद्धांत किसने दिया। नंबर 1 सुकरात, नंबर 2 ग्रीन, नंबर 3 हीगल और नंबर 4 प्लेटो। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर 4 प्लेटो। प्लेटो ने इन सिद्धांतों के माध्यम से ज्ञान के विषय में समाज को और साथ ही साथ विश्व को उसके बारे में बताया। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपसे क्वेश्चन करता है कि प्लेटो के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कौन सी है। तो स्टूडेंट प्लेटो ने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली राजतंत्र को माना, जबकि उन्होंने सबसे भ्रष्ट शासन प्रणाली, अच्छी शासन प्रणाली उन्होंने राजतंत्र को माना, लेकिन सबसे खराब शासन प्रणाली उन्होंने लोकतंत्र को माना। ठीक है स्टूडेंट। यदि हम शिक्षा के चरणों के विषय में बात करें तो शिक्षा के चरणों को उन्होंने कैसे विभाजित किया था, तो वो कुछ इस प्रकार से किया था स्टूडेंट कि 10 से 12 वर्ष में जो शिक्षा ग्रहण होती थी वह उसे प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता था, जिसमें संगीत एवं व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी। इस शिक्षा में जो फेल हो जाता था, जो वर्ग फेल हो जाता था, वो उत्पादक वर्ग में आता था, यानी कि उसका काम क्या होता था, प्रोडक्शन का काम होता था, उसे उत्पादक वर्ग में लिया जाता था। और जो पास हो जाता था उसे अगले चरण में डाल दिया जाता था। 20 से 30 वर्ष का जो चरण होता था उसे द्वितीय शिक्षा कहा जाता था, द्वितीय चरण कहा जाता था, जिसमें गणित तथा ज्यामिति की शिक्षा दी जाती थी। यदि इस शिक्षा में कोई फेल हो जाता था तो उसको सैनिक वर्ग में डाल दिया जाता था, उसे सैनिक वर्ग में डाल दिया जाता था। और 30 से 35 वर्ष की जो शिक्षा होती थी इसमें दर्शन शास्त्र को सिखाया जाता था, और दर्शन शास्त्र तक वह व्यक्ति पहुंच पाता था जिसमें प्रथम चरण और द्वितीय चरण कंप्लीट कर लिए हो, जो तृतीय चरण में भी आ गया हो। तृतीय चरण को जो पास कर लेता था उसे 15 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता था, और इस प्रशिक्षण में उसे पूर्ण प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे कि वह शासन को करने के, शासन की जो कला है उसको करने का वो पूर्ण रूप से सीख पाए, मतलब पूरा प्रशिक्षण उसको दिया जाता था। और प्लेटो को जो राजा था वह एक दार्शनिक राजा था, वह हर प्रकार से, मतलब वो इतना विवेकी था कि कोई चीज उसकी बुद्धि से कहीं भी अलग नहीं जा सकती थी। इसीलिए जो प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें कहीं भी विधि और दंड की व्यवस्था नहीं है। जितना भी काम काज चलेगा वह दार्शनिक राजा के बुद्धि एवं विवेक पर चलेगा। तो दार्शनिक राजा की बुद्धि एवं विवेक
की इतनी पराकाष्ठा थी कि वहाँ विधि, किसी भी प्रकार की कानून या दंड की कोई व्यवस्था उन्होंने मानी ही नहीं। तो अपने आदर्श राज्य में उन्होंने कहीं भी विधि एवं दंड का उल्लेख ही नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि बात की जाए, तो प्लेटो ने किसे अज्ञान माना? तो प्लेटो ने परंपरा, प्रथा, विधि व दंड को अज्ञान माना कि ये अज्ञानता है। अगर हम इनको अपने राज्य में शामिल करते हैं तो ये अज्ञानता है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। यदि व्यक्तियों का चरित्र अच्छा होगा और दार्शनिक राजा का बुद्धि व विवेक बहुत कार्यशील होगा, तो उन्होंने कहा कि हमें किसी भी प्रकार की परंपरा, प्रथा, विधि व दंड की जरूरत ही नहीं है, ये अज्ञानता है। ये वह लोग करते हैं जिनमें बुद्धि एवं विवेक शून्य होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो उनके आदर्श राज्य में उन्होंने इस चीज़ की कल्पना नहीं की। लेकिन यदि हम उनकी दूसरी बुक्स के बारे में बात करें तो द लॉज में उन्होंने धीरे धीरे विधि को मान्यता दी और वहाँ पर भी उसका उल्लेख भी किया, क्योंकि उनको ये महसूस हुआ कि व्यक्तियों का चरित्र जो है वो एक स्वार्थ पर भी निहित होता है। कई बार क्या होता है कि उनकी स्वार्थ सिद्धि ना हो तो वो क्या करने, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो धोखाधड़ी कर सकते हैं, और ऐसे में उनके चरित्र के सुधार हेतु विधि व दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। और यदि दार्शनिक राजा को पूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाए तो वो निरंकुश भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वह प्रजा के हित के लिए ही कार्य करे। तो ऐसे में दंड की व्यवस्था ये होनी चाहिए, विधि व दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अपनी पुस्तक द लॉज में उन्होंने विधि व दंड की व्यवस्था को माना। जबकि यदि बात की जाए द रिपब्लिक की, जहाँ उन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की, वहाँ पर उन्होंने विधि व दंड का पूर्ण रूप से नकारा उसे, और उसका कहीं भी अपनी पुस्तक में उल्लेख नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज हमने प्लेटो से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको बताए जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको अच्छे से कीजिएगा और अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिएगा, बिकॉज आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो ऑलमोस्ट अनाउंस्ड हो चुकी है। तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।